शिविरों, सेशंस और चर्चाओं के बारे में ये बात कहते हैं कि लोग आकर के बातें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कर जाते हैं, जीने में बदलाव क्या होता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि वो सवाल हमको भी अपने से पूछने की जरूरत है और दूसरे लोग तो हमसे पूछने ही वाले हैं। तो अगर हम सुविधा के सदुपयोग की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि जो रहने वाले लोग हैं वो कमरे के लाइट, कमरे के फैन, कमरे के स्विच, कमरे की एसी, यहाँ भी हम हैं। और अगर बरामदे पर, कॉरिडोर में अनावश्यक रूप से कहीं लाइट जलते हुए दिखाई देते हों, फैन चलते हुए दिखाई देते हों, तो उसको जितना से ज़्यादा हम सदुपयोग में अपनी भागीदारी और भूमिका निभा पाएं, वो हमारे बदलाव की जगह है। और हम सोचेंगे कि घर जाके वो बदलाव होगा, तो हमारा एकदम सिंपल सोचना है, जिस बात का असर आप पर अभी सबसे ज्यादा है, अगर इस क्षण बदलाव नहीं हो रहा, 4 दिन और 5 दिन बाद क्या खाक बदलाव होगा जी। ये जो हम सोचते हैं ना कि कल कर लेंगे, ये कल उसी क्षितिज की तरह है जो हमेशा 3 किलोमीटर दूर रहता है। ठीक, आज के लिए कल 24 घंटे बाद है, जब कल हो जाएगा ना, फिर से कल 24 घंटा दूर ही रहेगा, वो कभी 24 घंटे का 23 घंटा भी नहीं होगा। तो एक तो वो निवेदन है। दूसरा निवेदन यह है कि अभी ठीक बाद हम लोगों का लंच है, रात को डिनर रहता है और ब्रेकफास्ट रहता है। तो इन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जगह पर भी हम जो भी भोजन अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके, ये अपेक्षा है। और ये अपेक्षा हमसे ही, ऐसा नहीं है कि हम आपसे रख रहे और आप हमसे रख रहे। उन भोजन का हम सदुपयोग कर सकें, जो हमारी जरूरत हो हम वही उतना ही ले सकें, जरूरत हो तो फिर से ले लें, दोबारा ले सकते, तिबारा ले सकते। कैसे सदुपयोग को हम इंश्योर कर सकते, तरीके मैं नहीं बता रहा हूं, तरीके आप ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। और सदुपयोग हम सबकी मूल कामना है, और पहले दिन से हम जितना उस बदलाव को करेंगे ना, उतना वो दिखाई देगा। तो 2 बात तो मुझे सुविधा के सदुपयोग के संदर्भ में कहनी थी। 2 बात मुझे व्यवहार के संदर्भ में भी कहनी है, कि जैसे ये बात हमने कही ना कि फिल्टर करके अगले की नीड सुनने का काम कर सके। बोल रहे हैं तो बिना जजमेंट किए, बिना ब्लेम किए, बिना शिकायत किए, अपनी आवश्यकता को, अपने भाव को सटीकता से हम अगले तक रख सकें। ये दोनों प्रैक्टिस को भी हमको आज और अभी से शुरू करने की जरूरत है। अगर हम सोचेंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं होगा जी, नहीं होगा। और पहले दिन से आप बहुत स्मूथ बोल पाएंगे या सुन पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये प्रैक्टिस तो किया जाए कि अगला जो बोल रहा है उसके पीछे उसका कोर कंसर्न क्या है ना। तो हम कचरा सुन रहे हैं और कचरे को जवाब दे रहे हैं। कंसर्न क्या है उसका? कंसर्न ये है कि आपकी और हमारी दोनों की सेफ्टी ठीक से बनी रहे, जो आप भी चाहते हैं। ये कंसर्न सुनने के काम को अगर हम कर पाएंगे ना, तो हमारा जीना बहुत स्मूथ हो पाएगा। मैंने तो एक उदाहरण लिया है इस कंसर्न को सुनने का। इस प्रैक्टिस को किया जाए कि कंसर्न हम सुन सकें फिल्टर करके, नीड सुन सकें फिल्टर करके, और जब बोलना हो तो ब्लेम, जजमेंट, शिकायत को कहने के बदले हमारी क्या जरूरत है उसी को हम ठीक से रख दें, और वो जरूरत पूरा नहीं होने पे हमको कैसा महसूस होता है उसी को हम ठीक से सीधा रख देना। बढ़िया। और इन्होंने माइक पकड़ाया है एक तो। अच्छा, मेरा तो खुद का मन नहीं था, बट अभी जब दे दिया है माइक तो कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 2 चीजें दिमाग में आ रही हैं। एक तो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज क्योंकि जैसे मैं सिनेमा के बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमारे को बताया जाता था कि जब आप लिखना शुरू करते हो या स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो और उसको माउंटेनिंग से, पहाड़ चढ़ने से कंपेयर किया जाता था, तो बताया जाता था कि आप अभी भी अगर चोटी की तरफ देखोगे तो आप कभी पहुंच नहीं पाओगे और हमेशा थका हुआ महसूस करोगे या डिप्रेस्ड महसूस करोगे। लेकिन आपने सिर्फ अगला कदम देखना है अपना, और उसके बाद जब वो अगले कदम पे पहुंच जाओ तो फिर अगला कदम देखना है, और फिर अगले कदम पे पहुंच जाओ तो फिर अगला कदम देखना है।
तो ऐसे करके ये माउंट ट्रेनिंग का पहला लेसन बताया जाता है, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग में भी ट्रू होता है। और दूसरा ये कि बस इतना ही है वैसे तो। बनी है कि हम बॉडी में जो बताया आपने कि हमें खाना पीना रहना ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है, और जो सेल्फ को बोला है उसमें आपको हैप्पीनेस रिस्पेक्ट ये सब चीज चाहिए होती हैं। तो ये डिफरेंशिएट जो सेल्फ और बॉडी का अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्लैरिटी बनी है कि भैया जो खाने की जैसे बॉडी की चीज़ है वो टेम्परेरी चीज़ें हैं और ये लिमिट के बाद रुक जाती हैं या हम उसको रोक देते हैं। बट जो सुख की बात है तो वो उसमें हमें निरंतरता चाहिए होती है, कंटिन्यूसली चाहिए होती है। ये नहीं है कि थोड़ा सा सुख दे दो थोड़ा दुख दे दो, ये नहीं है, इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। और क्वांटिटी की भी बात हो गई, और फुलफिलमेंट में तो बताया है कि जब हमें इसकी समझ बनेगी तभी ये चीज़ हम इसको समझ के ही कर पाएंगे, बगैर समझे नहीं कर सकते। तो यही आया है। और कल की बात को लेके जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जैसे हम भाग रहे हैं, और जो मेन की सुख जो है ज़्यादा पैसों में ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ों में बड़ी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वो उसमें नहीं है। वो सुख का जो सामान है वो डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा समझ पे ध्यान जा रहा है बस भैया। बहुत अच्छे से आप समझ आया जो आपने समझाया कि जितनी हमें आवश्यकता है चीज़ों की, उसकी कितनी ज़रूरत है वो हमें तय करनी होगी। और कई बार हम उस लिमिट को ही पहचान नहीं पाते। परिवार में उस आवश्यकता के सुविधाओं की आवश्यकता के साथ साथ हमें संबंधों को भी देखना है, और उन संबंधों से जीने जिनमें हमें प्यार विश्वास और स्नेह चाहिए, जीने के साथ साथ हमें उस रिश्तों में परिवार में सब में समय और प्रयास की देने की ज़रूरत है। और सुविधा अलग है और मैं जो सुख हमारा सुख है वो अलग है। हम सुविधा और सम्मान को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हमें सुविधा के कंटेंट में उसको ठीक करना है तो वो सुविधा से ही ठीक होगा, और अगर मैं जो है हमारा सेल्फ है वो उन चीज़ों से ही ठीक होगा जो उसमें है। जैसे सेल्फ सम्मान है और सुख है स्नेह है, तो वो उन्हीं चीज़ों से ठीक होगा। इनको हम डिफरेंशिएट जितना इनमें रखेंगे उतना ही हमारा माइंड क्लियर होगा। और एक जो हम तुलना में चले जाते हैं तो तुलना से ना तो हम एक को बैलेंस कर पाएंगे ना दूसरी चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हम तुलना के उसमें अपनी चीज़ों को खो देते हैं। बढ़िया, पीछे कुछ कह रहे थे जी। संसार की सबसे बड़ी सेवा है अपने सुधार में, अपना विचार में परिवर्तन, भाव में परिवर्तन और साथ ही साथ व्यवहार में परिवर्तन। ये कल के डे में मैंने सीखा। आज के डे में मैंने सीखा कि मैं और मेरा शरीर, मेरे लिए मैं के लिए क्या जरूरी है और शरीर के लिए क्या जरूरी है, ये आज के डे में मैंने सीखा। अभी तक मैं यही समझ रहा था कि वस्त्र, भोजन और बाकी भौतिक सुविधाएं ये अगर हमें मिल रही हैं तो मैं खुश हूं। ऐसा नहीं था। अगर हमारे भाव, हमारे विचार और हमारा व्यवहार दूसरे को सुख नहीं दे रहे हैं, स्वयं को भी सुख नहीं दे रहे हैं, तो ये आज के डे में मैंने सीखा है। धन्यवाद। आपने पहले कोई वर्कशॉप कर रखा है? विषय पढ़ाया, उसको हमने बहुत ध्यान से सुना और समझा और उसको आत्मसात करने की कोशिश भी की। पहले जो हमारा जीवन था उसमें ये जो बॉडी और जो हमारा रिस्पेक्ट है वो इतना आपस में बुरी तरह गुथा हुआ था कि हमें पता नहीं था। वो आपने 2 दिन में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये हमारी लर्निंग है कि शरीर की रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो भौतिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम हमारी इमोशनल रिक्वायरमेंट के साथ में कम मिक्स कर जाते हैं, पता नहीं, हम खुद भी और हमारे परिवार के साथी भी।
उसको लेके अनबन, मनमुटाव, झगड़ा या अड़ोस पड़ोस में किसी को देख के, शादी ब्याह में कहीं जाके, किसी के गृह प्रवेश में जाके, किसी कार्यक्रम में जाके जो हमारी लर्निंग होती है, तो हम एक कंपटीशन के दौर में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। तो मुझको ये बात समझ में पड़ी कि अभी जैसे आपने कुछ समय पहले ही बोला कि अगर 15 मिनट भी अपने आप लगा लें अपने परिवार के साथ में, जैसे मेरे घर में 4 लोग और हैं, मदर है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो 15-15 मिनट में इन सबको अगर लगा लूं और इनका जो मानसिक लेवल पे इनको सेटिस्फैक्शन, प्यार, मोहब्बत देने की अगर मैं कोशिश करूं अच्छे शब्दों में, अच्छे भाव से, अच्छी नीयत से, तो मेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड होने वाली है। क्योंकि हम जो मेल्स होते हैं इनके भी अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे बहन ने अभी फीमेल चैलेंजेस बताया, मेल के भी चैलेंजेस होते हैं। हम हमेशा लगे रहते हैं चीज़ों को इकट्ठे करने में, पैसे को इकट्ठे करने में, नई जुगाड़ लगाने में, जॉब अच्छा करने में, बिजनेस अच्छा करने में, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी रहते हैं और किसी से कहते नहीं। महिलाओं का नेचर होता है वो कह लेती हैं, आपस में सहेलियों से बात कर लेती हैं। तो हमारी अपनी समस्या है, उनकी अपनी समस्या है, दोनों जगह अपनी जगह मुबारक है। तो मुझको इतना अच्छा लगा आपकी बात समझ के कि अगर 15 मिनट में अगर 4 लोगों के साथ लगा लेता हूँ आज परिवार में, तो मेरे दिमाग से बोझ उतरता है और सामने वाला भी खुश होता है और मेरे अंदर भी खुशी का भाव आता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ आगे सॉर्टेड होने वाली है। एक बात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इधर बहन प्रीति जी बैठे हैं, बड़े बेबाक रूप से अपनी बात को रख रहे हैं। बहुत सारी बहनों का, भाइयों का, परिवारों का एज ए वॉलंटियर वो एक रोल अदा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सब उनके लिए तालियां बजा दें, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। ईजी नहीं होता है, ईजी नहीं होता अपनी बेबाकी से किसी बात को रखना। तो आपके परिवार को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बताइए। तो जो आपने एक होमवर्क बताया था कि जिसमें डायरी या नोटबुक, हम जो भी हमारा परिचित या जो भी हमारा फैमिली मेंबर है उसके बारे में एक पेज उसकी बुराइयां लिखनी है और नेक्स्ट पेज में उसकी अच्छाइयां लिखनी है। तो इसमें हमारा जो गुस्सा होगा उसके भीतर वो अच्छा हो जाएगा। तो ये होमवर्क मुझे अच्छा लगा। करके देखा आपने होमवर्क? अभी करूँगा घर जाके। हाँ, करने के बाद हमको कल बताइएगा। नहीं, आपको दिख रही है ना भी समाज में, अगली पीढ़ी के साथ अगर काम करना शुरू करें ना, तो बहुत बार दिखता है कि 1 से 2 पीढ़ी में सारी समस्याएं हल हो सकती, हल हो सकती हैं। हमारी पीढ़ी में हम जरूरत से ज्यादा उलझ गए हैं जी, उलझ गए। वही वो डायरेक्शन ठीक की तरफ अगर हम पकड़ ले ना, 2 जनरेशन पर्याप्त है समाज में बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जगह से। तो मैं आगे 2 काम करता हूं। एक तो अगले 10 मिनट में ना, अगले जो 5 दिन अपने वर्कशॉप के बच गए हैं उसके कंटेंट को किस तरह से हम फ्लो करेंगे उस पर थोड़ा हम डिस्कशन कर देना चाह रहे हैं। और फिर ये जो चर्चा चल रही है इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं। आज के अगले 2 सेशन में हम 2 काम करना चाह रहे हैं। एक तो ये ह्यूमन बीइंग, मानव जो है, इसके हार्मनी पूर्वक जीने का स्वरूप क्या है उसको हम समझना चाहते। तो जैसे ह्यूमन बीइंग को हमने सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखा, तो अभी हम धीरे धीरे सेल्फ की एक्टिविटीज को और एक्सपेंड करके देखने का काम करेंगे कि ये हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो इच्छाएं चल रही हैं, जो भाव उठ रहे हैं, जो मान्यताएं स्टोर हो रही हैं, ये अंदर की सॉर्टिंग कैसे हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर ही अगर 10 तरह के कंफ्यूजन भरे हुए हैं, 10 तरह की उलझने भरी हुई हैं, तो उसका सॉर्टिंग अगर नहीं होगा तो उसकी पीड़ा तो हम झेलते ही रहेंगे ना, उसका दुख तो हमको होता ही रहेगा। तो आज एक मुख्य काम हम उसी पर करना चाह रहे हैं। इसी तरह से ये मीडिया, ये टेलीविजन, ये एडवर्टीजमेंट, ये बाजार, ये दूसरे को देख करके जो हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, तो हम अपने विचार के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर अपने नियंत्रण को कैसे बढ़ा सकें, वो हमारे वश में हो, हमारा कंट्रोल वहां पर हो सके, हम उनके मालिक हो सकें, ना कि उनके गुलाम बन करके रह जाएं, उसके संदर्भ में क्या करें उस पर थोड़ी बात करना चाहते। और अगर समय बचा तो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के संदर्भ में कुछ बातें करनी है वो हम करेंगे, लेकिन समय बचा तो मुख्य रूप से तो ये 2 काम करना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के रूप में अपने को थोड़ा और ठीक से समझने का काम कर लें, और फिर ये हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी समझ,
इसके व्यवस्थित होने के संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, और ये जो पूरा बाजार, पूरी मीडिया, एडवर्टीजमेंट तंत्र, 5 मिनट हमको चाहिए, ये पूरा तंत्र जो हमको प्रभावित कर देता है, हम उसके दबाव में आ जाते हैं, हम उससे प्रभावित होकर के अपने सारे निर्णय लेने लगते हैं। हम उनके गुलाम बनने की जगह उनके मालिक कैसे बन सकें कि हमारी अपनी ही इच्छाएं, हमारे अपने ही विचार हम तय कर सकें, ना कि दूसरों के कारण बाध्यतावश हमको तय करना पड़े, उस जगह पर हम काम करना चाहते। ये समझ में आया? टॉपिक क्लियर हुआ? क्या बात करेंगे आज? और समय बचेगा तो प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में, समृद्धि के संदर्भ में थोड़ी और बात करेंगे। कल और परसों का जो 2 दिन हम लगाना चाहते हैं, वो परिवार में व्यवस्था के संदर्भ में जब हम जीने जाते हैं तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, ये सब भावों की कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से अपेक्षा होती है। ट्रस्ट की, रेस्पेक्ट की, अफेक्शन की, केयर की, गाइडेंस की, ग्रेटिट्यूड की, ग्लोरी की, फ्रेंड्स की, लव की, इन फीलिंग्स की, इन भावों की हमको एक दूसरे के साथ अपेक्षा होती है। शब्दों से तो हम परिचित हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है इसको समझने की जरूरत है। और जिंदगी की जो प्यास बुझती है वो पानी रूपी शब्द को सुनने से नहीं बुझती है, पानी रूपी वस्तु को पीने से बुझती है। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे शब्दों को हम सुनते तो रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उसका कुछ मतलब, उसका कुछ अर्थ भी निकालते ही रहें, पर इन शब्दों का ठीक ठीक मतलब क्या है, वस्तु के रूप में ये शब्द क्या कहते हैं, और कैसे उन भावों को हम अपने में समझ पूर्वक इंश्योर कर सकते हैं, उस पर हम मुख्य रूप से बात करने का काम करेंगे। ये क्लियर हुआ? इसके लास्ट में हम संबंध में सामान्य रूप से क्या चूक हो जाती है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, दूसरों को ध्यानाकर्षण करना हो तो किन किन बातों का ध्यान रख करके हम ध्यानाकर्षण करें कि वो इफेक्टिव ढंग से हो सके, हमारे बोलने में और हमारे सुनने में किन किन बातों की हम सावधानी रखें जिससे हमारा कम्युनिकेशन और भाव एक दूसरे के साथ ठीक हो सकता है, उस पर हम डे 4 के एंड या डे 5 के स्टार्ट में बात करेंगे। ठीक, डे 5 के फर्स्ट सेशन के बाद हम मुख्य रूप से इस पर बात करना चाहेंगे कि ये जो समाज में हमारा जीना है, तो समाज के रूप में साथ साथ जीते हुए हमारे कॉमन गोल्स क्या हों, क्योंकि अगर कॉमन गोल हमारा नहीं है, हम एक जगह पर इकट्ठे भी हो गए हैं तो वो भीड़ है, समाज नहीं है। बाजार में जब मेला और हाट लगता है ना, वहां भी हजारों लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपना सामान खरीदते और अपने रास्ते चलते। उसको समाज कहना चाहेंगे हम क्या? समाज तो तब है जब हम साथ साथ किसी एक लक्ष्य के लिए, किसी एक कार्यक्रम के लिए जुड़ करके एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हो। तो ऐसे मानवीय समाज का स्वरूप क्या हो, और उन लक्ष्यों को पाने के लिए शिक्षा का स्वरूप क्या हो, न्याय का स्वरूप क्या हो, स्वास्थ्य का स्वरूप क्या हो, उत्पादन का स्वरूप क्या हो, विनिमय या एक्सचेंज का स्वरूप क्या हो, उस पर हम ठीक से बात करना चाहते हैं। तो डे 5 के बचे सेशंस में इस पर हम डिटेलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, जो डे 6 हमारा है उसमें ये प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप क्या है उसकी हम डिटेलिंग करना चाहते हैं, ताकि ये दिख सके कि हम जो व्यवस्थित होकर के जीना चाहते हैं, ऐसा जीने का प्रोविजन नेचर में है भी कि नहीं। हम चाहते तो हैं हार्मनी से जीना, हम चाहते तो हैं सुख और समृद्धि से जीना,
पर नेचर के एग्जिस्टेंस के डिजाइन में वो फिजिबल भी है कि नहीं, वो पॉसिबल भी है कि नहीं, और पॉसिबल है तो कैसे उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। और जो डे 7 का सेशन है उसमें हम 2 काम करना चाहेंगे। एक तो ये पूरी चर्चा जो हम अभी तक कर रहे उसको समराइज करके बहुत थोड़े शब्दों में कहने जाएंगे तो कैसे देख सकते हैं इसको हम, जिसको आप बर्ड व्यू कह सकते हैं या टॉप अप्रोच से जाकर के ऊपर से जाके जब देखते हैं सारी चीजों को तो कैसा दिखाई देता है, उस दृष्टि से हम एक समअप करना चाहेंगे। और आगे घर जाकर के आप क्या करेंगे तो ये जो बीज आपके अंदर अंकुरित हुआ है ये मजबूत हो सके और वो वातावरण के प्रभाव में दब ना जाए, मर ना जाए, और ऐसा ना लगे कि इस इन्वायरमेंट में तो हम ठीक सोच लेते हैं, ठीक जी लेते हैं, बाहर जाके वैसा ही करना पड़ता है। वो स्थिति ना बने उसके लिए क्या करें उस पर थोड़ी बात करेंगे। और बचे समय में आपके फीडबैक को सुनना चाहेंगे कि आपका टेक अवे क्या रहा इस पूरे सेशन के दौरान। तो रफली ये अप्रोच है, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से या चर्चाओं के कम ज्यादा होने की दृष्टि से कोई एक सेशन आगे पीछे चल सकता। ये क्लियर हो गया? कोई सवाल तो नहीं किन्हीं का इस पर? ठीक है, बढ़िया। अब के संदर्भ में अगर एक बार हमको ये बात समझ में आती है, अब मैं इसके साथ साथ अभ्यास में क्या हम कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान दिलाना शुरू कर देते, ताकि आप सेशन के बाद बाकी समय में उन प्रैक्टिसेस को कर सकें। और जितने अभ्यास के बिंदु में कह रहा हूं ना, 1-2 को भी ठीक से पकड़ के करने का काम शुरू कर देंगे ना, बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो पिछले सेशन में हमने ये बात कही कि किसी को अगर सुन रहे हैं तो उसके बाकी सारे कचरे को फिल्टर करके उसका कोर कंसर्न क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है जिसके लिए वो ये बात को कह रहा है, सिर्फ उतने भर के सुनने को हम कर सके। इसी तरह से दूसरा, जब हमारी किसी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी शिकायत करने के बदले, उस पर ब्लेम करने के बदले, उस पर दोषारोपण करने के बदले, उसके लिए जजमेंट पास करने के बदले हम शिष्टता के साथ अपनी नीड को, अपनी फीलिंग को अगले तक एक्सप्रेस कर सके। ये प्रैक्टिस करने का मुद्दा है। उसी तरह से एक बार हमको अगर मानव, ह्यूमन बीइंग, अगर मैं और शरीर, सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में समझ में आता है तो अपने को भी सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखने की जरूरत है। और अगले मनुष्य पर भी जब नजर डालते हैं तो उसको सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखने की ही जरूरत है, ना कि सिर्फ शरीर के रूप में देखने की जरूरत है। शरीर के रूप में अगर देखेंगे तो लगेगा कि हमने कपड़ा दे दिया, हमने घर दे दिया, हमने रहने के इंतजाम दे दिए, हमने खेलने के लिए खिलौने दे दिए, हमारी जरूरत पूरी हो गई, हम तो बड़े जिम्मेदार पति हैं, हम तो बड़ी जिम्मेदार पत्नी हैं, हम तो बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। हमको ये दिखना जरूरी है कि अगर हम अगले के साथ जी रहे हैं तो उसके प्रति विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, इसको भी इंश्योर करना उतना ही जरूरी है। दूसरी भाषा में कहें तो भौतिक रासायनिक वस्तुएं, फिजियोकेमिकल थिंग्स से हम दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर बॉडी के साथ साथ हमको सेल्फ समझ में आता है तो सही समझ अपने दिन भर के जीने को देखने की जरूरत है कि हम दिन भर जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कितना हम बॉडी का ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं, कितना सेल्फ का ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी का ध्यान रखने के लिए हम सेल्फ को वायलेट भी कर दे रहे हैं, सेल्फ की नीड को वायलेट भी कर दे रहे हैं, सेल्फ को दुखी भी कर दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? जैसे एक बहुत सामान्य उदाहरण लूं, अगर हम बच्चे को डांट करके स्कूल भेज रहे, ठीक है, अगर हम बच्चे को डांट करके खाना खिला रहे हैं, अगर हम बच्चे को डांट करके किसी बात के लिए मना कर रहे हैं, तो खाना खिला रहे हैं तो शरीर का स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन ये जो डांट रहे हैं हम उसके साथ, उससे उसका मन सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। इसका मतलब हम शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं,
सेल्फ का ध्यान नहीं रख रहे। तो आप पूछेंगे क्या करें, खाना नहीं खिलाएं क्या? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि खाना नहीं खिलाएं का मतलब तो ये हो गया कि बॉडी का भी ध्यान नहीं रखें क्या? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं क्या विचार में समाधान की जगह पर हम ऐसे क्रिएटिव तरीकों को ढूंढ सकते हैं कि नहीं जहां सेल्फ का भी ध्यान रखा जा सके और बॉडी का भी ध्यान रखा जा सके। क्या हम जीने के उन तरीकों को सोचने के ऊपर काम कर सकते कि नहीं? और हम अगर साथ साथ मिल करके उस सोचने के काम को करते हैं ना, तो जहां हम कम पढ़ते हैं वहां आप पूरा कर देते हैं, जहां आप कम पढ़ते हैं वहां हम पूरा कर देते हैं। कलेक्टिव काम करने का ये इम्पैक्ट दिखाई देता है, ये असर दिखाई देता है। अभी क्या है, हम में से एक एक आदमी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है जी। उसकी जगह हम कलेक्टिव रूप से उसको जितना सोचने और करने का काम करते ना, उतने ज्यादा बेहतर क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ हम उभर करके आ पाते। तो अपने जीने में एकदम सिंपल होमवर्क है कि इसको जांच परख करके देखा जाए कि हमारा जीने का कितना समय ये बॉडी या शरीर को ध्यान में रख के चल रहा है, कितना समय ये सेल्फ को, मैं को ध्यान में रख के चल रहा है, कितना समय हम ये जो सेल्फ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही समझ और सही भाव चाहिए, इसके लिए हम कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, और ये जो शरीर की आवश्यकता है सुविधा, उसके लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं के लिए कितना समय लगा रहे हैं। और एक नीड जो हमको कंटिन्यूअस दिखाई देती है और दूसरी नीड जो हमको टेम्पररी दिखाई देती है, तो प्रायोरिटी में हायर जगह पे कौन आएगा? कंटिन्यूअस वाली नीड को पूरा करना या टेम्पररी वाली नीड को पूरा करना? समस्याएं कहाँ ज्यादा होने वाली हैं, कंटिन्यूअस वाली नीड के नहीं पूरा होने से या टेम्पररी वाली नीड के नहीं पूरा होने से? उत्तर बहुत साफ है। लेकिन अपने जीने में अगर उस ऑब्जर्वेशन के काम को 15 मिनट निकाल के नहीं करेंगे ना, तो ये सारा सुनने का भी वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए वो 15 मिनट का समय निकालना और वो होमवर्क करना जरूरी है, जरूरी है। और थोड़े क्रिएटिव ढंग से सोचेंगे ना, तो सारी व्यस्त जिंदगी के बावजूद वो 15 मिनट निकाल सकते हैं। प्रायोरिटी में ऊपर होने की बात है। समय हर किसी के पास वही 24 घंटा है, प्रायोरिटी सेट करने की बात है। इतने के साथ इस बात पर भी हमने ध्यान दिलाया था कि ये जो शरीर की आवश्यकता है वो तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, फिजियोकेमिकल थिंग से पूरी हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसी फिजियोकेमिकल थिंग से, इसी भौतिक रासायनिक वस्तु से, इसी सामान और सुविधा से अगर सम्मान को भी हम सुनिश्चित करने जाते हैं, तो हर दूसरा आदमी हमको अपने कंपटीटर की तरह लगता है, क्योंकि सामान से सम्मान या पहचान तभी सुनिश्चित हो सकती जब हमारे पास दूसरे से अधिक हो, दूसरे से बेहतर हो। अगर हम उसी सामान को सम्मान का आधार बना दिए हैं, तो हमारे पास सम्मान को सुनिश्चित करने का एक ही तरीका बच जाता है कि दूसरे से बेहतर सामान हो हमारे पास, क्वांटिटी में भी, क्वालिटी में भी। और ऐसे अप्रोच के साथ अगर हम जिएंगे तो तुलना की मानसिकता में उलझना गारंटी है, गारंटी है। फिर हर आदमी हमको अपने कंपटीटर की तरह दिखाई देता है, अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला, अपने विरोध में खड़ा दिखाई देता है। ये बात पकड़ में आती कि सामान से, सुविधा से अगर सम्मान को सुनिश्चित करना चाहेंगे तो कंपैरिजन में जाएंगे ही, तुलना में जाएंगे ही, दूसरे से अधिक होकर के ही फिर वो सम्मान या पहचान को सुनिश्चित करने जाएंगे, चाहे क्वालिटी में उसको अधिक करें, चाहे क्वांटिटी में उसको अधिक करें। और उस अप्रोच में जाते ही हर अगला आदमी हमको कंपटीटर की तरफ दिखाई देता है। और वो जो बात मैंने पहले दिन भी पूछी थी कि आप ठीक से देखिए, कई बार लोग ये कहते हैं कि इस कंपैरिजन से, आज ब्रेक में भी दीदी पूछ रही थी
कि ये कंपैरिजन करने से तो विकास होता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग आगे बढ़ पाते हैं, तो कंपैरिजन तो जरूरी है। हम वही सिंपल सवाल फिर से पूछना चाहेंगे। दीदी दिख गई मुझे, आप बिना संकोच के सेशन में पूछ लिया करिए सवाल, संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको इस पर दो ही बात कहनी। पहली बात तो ये कि ये देखा जाए कि जब हम इस तरह से दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो इस तुलना के साथ अगले आदमी को जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं वो सहयोगी के रूप में दिखाई देता है कि विरोधी के रूप में दिखाई देता है। हम प्रेरणा देने के लिए तुलना करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा पहुंच भी रही है कि नहीं, ये हिसाब लगा के तो देखा जाए। और अगर हमारे सम्मान का मुद्दा यही हो गया है कि दूसरे से बेहतर होने से ही हमको सम्मान मिलेगा, तो जैसे ही दूसरा हमसे आगे निकलने की रेस में जाएगा, हम आराम महसूस करेंगे कि हमको बेचैनी महसूस होगी। जैसे ही दूसरों की तुलना में अधिक होने से हमको सम्मान और पहचान मिलना है, हम दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहेंगे या दूसरे की से छुपाना चाहेंगे चीजों को। अगर हमको इसी कंपैरिजन पर तय होना है कि आपसे अधिक होने से ही हमको सम्मान मिलना है, तो हम आपको आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहेंगे या आगे बढ़ने में बाधा भी डाल सकते हैं। तो जो बात मैंने पहले दूसरे दिन पूछी थी ना, आप देखिए इसको पलट के कि हमारा आपका म्यूचुअल ग्रोथ, म्यूचुअल प्रोग्रेस, हमारा आपका सामूहिक विकास कब ज्यादा अच्छा होता है? जब जो आपको आता है वो आप मुझे बता दें, जो मुझे आता है वो मैं आपको सीखने समझने में सहयोग कर दूं। एक अप्रोच ये है। एक अप्रोच ये है कि जो आपको आता है वो आप मुझसे छुपाएं, जो मुझे आता है वो मैं आपसे छुपाऊं। और एक तीसरी जगह ये भी है कि जो हमको आता है वो आपको गलत बता करके मैं मिसगाइड कर दूं, गुमराह कर दूं, ताकि थोड़े दिन तुम भटकते रहो उधर। और जो आपको आता है वो आप हमको बता करके गुमराह कर दें, गलत बता के गुमराह कर दें, मिसगाइड कर दें। किसमें हमारा प्रोग्रेस ज्यादा अच्छा होगा? उत्तर बहुत साफ है। और अभी कंपटीशन के नाम पर, प्रतिस्पर्धा के नाम पर हम कौन सा कर रहे हैं तो दिखाई देगा, या तो दूसरे नंबर का काम कर रहे हैं या तीसरे नंबर का काम कर रहे कि नहीं। तो तुलना की मानसिकता में हम उलझ जाते हैं अगर सुविधा से, सामान से सम्मान पाने का प्रयास करते हैं हम। तो फिर कॉपरेशन लाइफ में किसी भी जगह पर दिखाई नहीं देता है, कंपटीशन ही दिखाई देता है। हर दूसरा आदमी हमको अपने कंपटीटर के रूप में, हमको अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ करके आगे हम बढ़ जाएं, इसके दबाव में हम दबे होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसी से हमारा सम्मान मिलना है। तो सामान से सम्मान पाने की रेस में हम सभी दबे होते हैं। हम दूसरों को पीछा छोड़ने के प्रयास में लगे हैं, दूसरे हमको पीछे छोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं। ये बात दिखती है। इसकी जो दूसरी कठिनाई दिखती है वो ये कि सुविधा की आवश्यकता ही तय नहीं होती है। अगर हम अपनी आवश्यकता को पहचाने तो शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन की जरूरत को पहचान सकते हैं। हमारे घर में कोई शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, कितने लोग आने वाले हैं, उसके हिसाब से कितने भोजन की जरूरत है हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ शिविर में 105-10 लोग हैं, तो उनके लिए कितने भोजन की जरूरत है हम पहचान सकते हैं, बना सकते हैं, खिला भी सकते हैं। लेकिन अगर यही गोल ये बन जाए कि हमारी शादी का खाना तुम्हारी शादी से बेहतर होना चाहिए, अगर यही गोल बन जाए कि हमारी शादी के फंक्शन तुम्हारी शादी के फंक्शन से ज्यादा खर्चीले होने चाहिए, अब हम नहीं तय कर सकते हैं कि हमारी शादी के इंतजाम कैसे होंगे खाने के। अब तो ये पड़ोसी और दूसरे लोग इस बात को तय करेंगे कि हमारे इंतजाम कैसे होने चाहिए कि नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आदमी ये जो तुलना भी करता है ना,
ये उन्हीं अपनों के साथ ज्यादातर करता है जिनके साथ वो रोज का जीना है और जहां एक बेहतर जिंदगी जीने का वो कहीं ना कहीं ख्वाब देखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हम में से कितने लोग तुलना करते हैं जी? पुतिन से कौन तुलना कर रहा है जी? कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कितने लोग अपनी तुलना करते हैं? लेकिन जिस रोजमर्रे की जगह पर जिन अपनों के साथ ही हम जी रहे हैं, वहीं पर हमारा ये तुलना का बीज छुपा होता है और वहीं जाने अनजाने हम एक दूसरे के दुख का कारण बनते रहते हैं। तो हम, और ये इतना सॉफ्ट हो गया है आज के दिन ना, पति पत्नी के बीच भी इस बात को लेकर के तुलना चलती रहती है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, हम कि तुम। और इतनी सूक्ष्मता से हम एक दूसरे को नालायक और बेकार बताने में लगे होते हैं, जिसकी एक्सपर्टीज भारतीय पति पत्नियों को पर्याप्त है जी। वो हर सूक्ष्मता ये बताने में लगा होता है कि तुमको कम समझ में आता है, हमको ज्यादा समझ में। ये सारा जो खरा है ना, वो तुलना की मानसिकता के कारण है। तो तुलना की मानसिकता की दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि हमारी ही सुविधा की आवश्यकता अब हमको तय नहीं होती। जिन चीजों में भी आप तुलना शुरू कर दिए, खाने में, मोबाइल में, चश्मे में, घड़ी में, आजकल तो लोग हर चीज में तुलना कर रहे हैं जी। हेयर स्टाइल किसका अच्छा है, इस पे भी तुलना कर रहे हैं। फेसबुक पे लाइक किसको अधिक मिल रहे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट में लाइक किसको अधिक मिल रही, तुलना हो रही जी। कितने कमेंट आपके उस पे आ रहे हैं, कितने व्यूज हो रहे हैं, इस पे भी तुलना हो रही जी। और मजे की बात है कि तुलना में एक बार आप फंस गए ना, तो 1000 व्यूज है तब भी तुलना में आप फंसे रहेंगे, और मिलियंस में व्यूज हो जाए ना तो भी उस तुलना में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि मिलियंस वाले भी बहुत हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि 1000 में है तब तुलना समस्या कर रही है, मिलियंस में भी हमारे व्यू चले जाएं तो भी समस्या वहीं के वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि तुलना में दूसरे लोग तो हमारे आसपास आगे पीछे खड़े होंगे ही ना। तो जिन जिन चीजों को हम तुलना की प्रवृत्ति में लेके चले जाते हैं, वहां हमारी अपनी आवश्यकता ही तय नहीं हो पाती। और मजे की बात है कि आज के समाज में हर छोटी से छोटी चीज तुलना में उतर आई, हर छोटी से छोटी चीज तुलना में उतर आई। कपड़े से लेके, कार से लेके, मोबाइल से लेके, घड़ी से लेके, चश्मे से लेके, जूते चप्पल से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, शादी विवाह के फंक्शन से लेकर के, घर बनाने से लेकर के, मतलब आप अगर देखिएगा ना तो एक एक चीज आपको दिखाई देता रहेगा कि कहां कहां इस तुलना की प्रवृत्ति में हम उतर आए। ये दिखता है पक्का। इसी की अगली बात जो मैं पहले दिन भी ध्यान दिला रहा था, मैं उसको फिर से ध्यान दिला देता हूं कि जैसे ही तुलना की प्रवृत्ति से हमारे मन में ये प्रश्न उठ गया ना कि इस पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस हमारा होना चाहिए, घर में रखा हुआ सारा ड्रेस बेकार लगने लगता है। फिर हम समय निकाल करके किसी मॉल में, किसी शॉप में जाते हैं और बड़ी मेहनत से कोई एक ड्रेस चुनते हैं। बहुत कठिन काम है जी, आज के दिन इतनी वैरायटी आ गई है कि उसमें से एक ड्रेस चुन करके निकाल लेना इतना आसान काम नहीं है, बहुत तकलीफ का काम है। सारी मेहनत के बाद हम एक ड्रेस निकाल करके तैयार होके चले भी जाएं और कोई हमको रिकॉग्नाइज नहीं करे, कोई हमको एप्रिशिएट नहीं करे, कोई उस पर ध्यान नहीं दे, वो हमारे तनाव का कारण बन जाता है। हमको लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, ठीक, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, ठीक, कोई उस पर ध्यान देने का काम ही नहीं कर रहा। वो हमारे यहाँ एक पुरानी कहानी बताते हैं कि किसी महिला ने जो है, ठीक, एक दिन अपने घर में आग लगा ली। आग लगा लिए तो बाद में पता चला आग लगी हुई थी, लोग बुझाने आए तो कहते हैं कि जब वो सब बुझाने लगे सारी चीजों को, तो वो जोर जोर से दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहे थे, ठीक है, कि इधर भी बुझाओ, इधर भी बुझाओ, इधर भी बुझाओ। जब वो 20 बार कम से कम हाथ उठा के चिल्लाई होगी तो बगल वाली ने पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में सोने के बड़े कंगन दिख रहे हैं दो,
अच्छा हुआ जलने से बच गए ये दोनों। उसने कहा कि अगर ये दोनों कंगन पहले ही देख लिए होते तो घर में आग लगाने की जरूरत क्या थी। तो तो अगर जीने के डिजाइन को हमने इस तरह का बना लिया है ना कि दूसरों से ही ध्यान पाने के प्रयास में हम लगे हुए हैं, तो सारी मेहनत के बाद भी अगर अगला ध्यान नहीं देता है तो वो हमारे तनाव का, हमारे पीड़ा का कारण बन जाता है। सॉरी, है ना? ठीक कह रहे हैं। आजकल लोग इस तरह का भी दबाव बना देते हैं कि ये ड्रेस तुम पहले भी पहने थे। हम तो एकदम सिंपल पूछना चाहेंगे कि ये बताओ, ड्रेस का सदुपयोग ठीक है कि दुरुपयोग ठीक है? हमारा तो एकदम सिंपल प्रश्न है कि ड्रेस का सदुपयोग ठीक है कि दुरुपयोग ठीक है? क्या ठीक है जी? ये अनावश्यक हम एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रहे हैं जी। फिर वो दबाव पर्कुलेट होता है हस्बैंड के ऊपर, घर के ऊपर, नौकरी के ऊपर, पैसे के ऊपर, समय नहीं बच रहा है तो एक्स्ट्रा काम ढूंढना है उसके ऊपर। मैं तो दिल्ली में कई सारे ऐसे टीचर को भी जानता हूँ, हाई स्कूल में टीचिंग का काम कर रहे हैं, अब उसके बाद भी एक्स्ट्रा जॉब ढूंढ रहे हैं कि क्या काम कर सकते हैं जिससे थोड़ी अर्निंग और इनकम और हो जाए। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आवश्यकता को पहचानने के काम को अगर नहीं करेंगे तो ये दबाव में कितना भी कमा लें वो बचेंगे नहीं जी दबाव से। आप कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस कर लीजिए, पार्ट टाइम कुछ और कर लीजिए, 1 लाख की सैलरी 2 लाख हो जाएगी जी, और क्या होगी। लेकिन अगर उसी तुलना में फंसे हुए हैं, उसी दबाव की मानसिकता में फंसे हुए हैं, वो 2 लाख कमाने के बाद भी कोई चैन और सुकून थोड़ी मिलने वाला है जी। फिर वो जो 4-5 घंटे आपको नौकरी के बाद बचते थे, अगर आप वो बच्चे को नहीं दे रहे हैं, अगर आप वो पत्नी को नहीं दे रहे हैं, अगर आप वो अपने माँ बाप को नहीं दे रहे, उनकी शिकायत तो अभी होने ही वाली है। फिर उस शिकायत को भरने के लिए आपको और ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और फिर हमको लगता है कि ये पैसे कम है इसीलिए शिकायत बढ़ रही है, शायद पैसे थोड़े और बढ़ जाएं तो शिकायत कम हो सकती है। हम ये बात को नहीं देख पाते हैं कि शिकायत का मूल कारण तो यहाँ खड़ा है कि हम सुविधा से सम्मान को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, उसी से पहचान को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। इस लूप का कहीं अंत नहीं हो सकता, क्योंकि 800 करोड़ लोगों की आबादी में कुछ लोग हमसे आगे रहेंगे, और किसी एक चीज में हम नंबर 1 पहुंच भी गए तो इतनी सारी वैरायटी है जी, किस किस चीज में नंबर 1 होंगे। और जो आखिरी बात मैं इसमें लिख रखा हूं वो ये कि इतनी सारी मेहनत करके हम एक्सक्लूसिव ड्रेस के साथ तैयार होके पार्टी में जाएं और दूसरे हमसे बेहतर ड्रेस पहन के आ जाएं, तो उनको देख करके हमारे मन में सम्मान पैदा होता है या ईर्ष्या और जलन पैदा होती है। हम सोचते हैं कि मोहल्ले का सबसे बड़ा घर हमारा हो, इस एरिया की सबसे महंगी कार हमारी हो, कोई दूसरा हमसे बेहतर कार खरीद लेता है तो उसके प्रति हमारे मन में सम्मान पैदा होता है कि ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है। उत्तर बहुत साफ है। तो हम पैदा करना चाहते हैं सम्मान, लेकिन जिस डिजाइन को अपना लिए हैं वो डिजाइन बदले में ईर्ष्या दे रहा है, जलन दे रहा है, जेलसी दे रही है। और 1000 लोगों के मोहल्ले में अगर एक आदमी किसी चीज में टॉप पर चला भी गया और 999 आदमी जेलसी के कारण फ्रस्ट्रेटेड हैं, जलन के कारण फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो वैसे समाज जिसमें 1000 में से 999 आदमी परेशान हो, वो समाज ठीक चलेगा कि खराब चलेगा? वहां आदमी एक दूसरे का सहयोग करता हुआ दिखाई देगा कि एक दूसरे का खून पीता हुआ दिखाई देगा? और वो एक आदमी भी जो आज के दिन ठीक जी रहा है, अगर ये 999 आदमी परेशान हैं, उस एक आदमी को भी ठीक से जीने देंगे क्या? संभव भी है क्या? तो ये समझना जरूरी है कि अभी जो सुविधा से सम्मान पाने का हम काम करते हैं, उससे हर आदमी कंपटीटर और विरोधी हो जाता है हमारा। सुविधा की जरूरत ही हमारी तय नहीं होती, इसलिए जो प्रोस्पेरिटी या समृद्धि हो सकती थी वो भी खत्म हो जाती।
कॉन्स्टेंटली हम तनाव में ग्रस्त रहते हैं। अगर हमने सोच लिया कि हमारा घर मोहल्ले का सबसे बड़ा घर होना चाहिए ना, बगल वाला जिस दिन से अपना मकान बनाना शुरू करता है, हमारा बीपी उसी दिन से हाई होना शुरू हो जाता है कि कहीं हमसे बड़ा न बना दे। तो ये समझना जरूरी है कि ये हमको तनाव देता है। इसी तरह से दूसरा जब हमसे इस प्रक्रिया में आगे निकल जाता है तो उसके प्रति सम्मान पैदा होने के बदले ईर्ष्या और जलन पैदा होता हुआ दिखाई देता है। जब अगला हमको कंपटीटर के रूप में दिखाई देता है तो हम सबों का विकास बाधित हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कई बार तो समस्या पैदा कर रहे होते हैं ताकि अगला बढ़ ना सके उस तरफ। जी हेलो, हाँ जी सर, मैं ये तुलना में ये नेग नहीं हूँ। मुझे अपनी कमियां बेहतर पता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जैसी हूँ। तुलना तो हुई ना कि जैसे आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे में गुस्सा कम हो। ये तुलना के कारण ही होगा ना कि मैं आप जैसी हूँ। इसमें मुझे आपसे ईर्ष्या थोड़ा हुई है और मैं आपसे बेहतर हो जाऊं, ये और अच्छी बात है कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। एकदम तुलना ठीक में है। ऐसा कुछ गलत नहीं है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ मोटिवेट करने के लिए स्कूल में मॉडल ही है, ये डिजाइन है कि बच्चा फर्स्ट आए, हम उसको कुछ अप्रिशिएट करते हैं। उसको देखा देखी दूसरे बच्चे भी पढ़े। इसका मतलब नहीं है क्लास में जो 39 बच्चे हैं वो बेकार हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, समझ तो गए ही होंगे, आप बहुत समझदार हैं। तो मतलब कि जैसे आराम से आपको कहिए। कैसा बनना है। बेसिकली आपको हर चीज में कंपैरिजन नहीं करना है। आप अपना तय करें कि मुझे कैसा बनना है, फिर आप उसका बेस्ट देखें, थोड़ा थोड़ा उसके जैसे बनने की कोशिश करें पॉजिटिवली। आपको सब कुछ थोड़ा बनना, हर चीज में तुलना थोड़ा करनी है। कपड़े में, कैरियर में, मकान में, हर चीज में तुलना की जरूरत नहीं होती है। किसी एक में करें और उससे पॉजिटिवली आप थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बढ़िया। हाँ। जो आपने कहा ना उस कि दूसरों की तुलना में हमको आगे होना है, मुद्दा यह है कि हमारी जो जरूरतें हैं उसको हमको इंश्योर करना है। तो हमको स्नेह के भाव से जीना है। संसार में एक आदमी जी रहा हो तब भी, सब जी रहा हो तब भी, कोई नहीं जी रहा हो तब भी। हमको सम्मान के भाव से जीना है। संसार में एक आदमी जी रहा हो तब भी, हर आदमी जी रहा हो तब भी, कोई नहीं जी रहा हो तब भी। हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भोजन की जरूरत है। आप खा रहे हो तब भी, आप नहीं खा रहे हो तब भी। तो मुद्दा अब आप नहीं है, मुद्दा अब मेरी जरूरतें क्या है सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए, वो है। और उसमें अगर आपने अच्छा इंतजाम कर लिया है, मैं अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं, आपने कर लिया है। मैं अपने जिंदगी में सम्मान और स्नेह को इंश्योर नहीं कर पा रहा हूं, आपने कर लिया है। तो निश्चित रूप से आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना कि कब आपको दूसरों से प्रेरणा मिलती है और कब आपको जलन होती है। इसका बहुत सिंपल उत्तर है कि जब आपके मन में, आपके पास अगर स्नेह पूर्वक जीने की कैपेबिलिटी है, सम्मान पूर्वक जीने की कैपेबिलिटी है, और आप हमको भी वैसा बनने में सहयोग करते हैं ना, तो हमको आपसे प्रेरणा भी मिलती है और आपके लिए कोई जलन और द्वेष भी नहीं होता है। आपने अपनी सुविधा की आवश्यकता को पूरा कर लिया है और हमको पूरा करने में अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो आपसे हमको प्रेरणा भी मिलती है और कोई जलन और द्वेष भी नहीं होता। लेकिन अगर आप हमारी सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने में कोई सहयोग नहीं कर रहे बल्कि बाधा डाल रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमारा मुद्दा अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है बल्कि दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। अगर दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने को मुद्दा बनाएंगे तो हर आदमी एक दूसरे के विरोधी के रूप में दिखाई देगा। लेकिन हमारा अपना कोई लक्ष्य है, स्नेह के भाव से जीना, शांति से जीना, सुख से जीना, अपनी सुविधा की जरूरतों को पूरा कर पाना, और वो पूरा किया हुआ कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, निश्चित रूप से हम उससे प्रेरणा लेकर के उसकी तरफ
उसके जैसा बनने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब हो पाता है जब अगले से सहयोग हमको मिलता हो उसको सुनिश्चित करने। और अगर आप हमको कंपटीटर के रूप में देखते हैं, सहयोग करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं मैं उसी को रीआर्टिकुलेट कर दे रहा हूं कि आप स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं, आप शांति के साथ जीना चाहते हैं, वो आपकी मूलभूत जरूरत है। मूलभूत जरूरत ये नहीं है कि आप श्याम से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये फंडामेंटल जरूरत नहीं है। अगर ये फंडामेंटल जरूरत होगी तो हम दोनों अभी उलझ जाएंगे। अगर आपने गोल बना लिया श्याम से आगे बढ़ना, मैंने गोल बना लिया आपसे आगे बढ़ना, हम दोनों अभी उलझने ही वाले हैं इमीडिएटली। तो फंडामेंटल अगर अपना गोल क्लियर है कि मैं निरंतरता में स्नेह से जीना चाहता हूं, सम्मान से जीना चाहता हूं, मैं अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान लिया है, उसको पूरा करना चाहता हूं, फिर जो लोग उसको किए हुए हैं निश्चित रूप से उनसे हमको प्रेरणा मिल ही सकती है। और उनसे जितना सहयोग हमको मिलता है इसमें ना, उतना ज्यादा हम उनके साथ जुड़ाव महसूस करते, उनके लिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर पैदा हो पाता है। वो कृतज्ञता का भाव पैदा होता है अगले के लिए, न कि जलन और द्वेष का भाव पैदा होता है अगले के लिए, कि नहीं? ठीक कह रहे हैं ना? इतनी सिंपल बात है। हाँ, एक आखिरी बात जो हम इस संदर्भ में करना चाह रहे हैं वो ये कि तुलना की मानसिकता के साथ हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त रहते हैं। तो जैसे ही हमको अपने से अधिक सुविधा वाला कोई व्यक्ति दिखाई देता है और हमारी मानसिकता सुविधा से सम्मान की बनी हुई है, तो हमको अपने में इन्फीरियरिटी महसूस होता है, हीन भावना महसूस होती है। लेकिन ये तभी महसूस होगा जब सुविधा से सम्मान को हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है, हमने अपने मानस में बैठा लिया है। तो जैसे ही अधिक सुविधा वाला कोई हमको दिखता है, हमको अपने में हीन भावना पैदा होती है। कम सुविधा वाला दिखता है तो अपने में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, एक ईगो पैदा होता है, एक अहंकार पैदा होता है। दोनों ही स्थिति में हम आदमी को आदमी की तरह नहीं देख करके, उसको अपने जैसा नहीं देख करके, सुविधा के आधार पर उसका आकलन कर रहे हैं, और या तो अपने से अधिक देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, या अपने से कम देख करके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। तो जब भी हमको लगता है कि आपसे अधिक सुविधा हमारे पास है और मैं विशेष हूं, ये विशेष होने का अहंकार हम जुड़ने ही नहीं देता है आपके साथ। हमको लगता है आप लायक थोड़ी हैं जी हमारे साथ बैठने के। जैसे ही हमको लगता है ना कि सुविधा ही सम्मान का आधार है और हमारे पास बहुत अधिक है और आपके पास कम सुविधाएं हैं, हमको लगता है आप लायक थोड़ी हैं बैठने की। हमारे कानपुर में 8-10 साल पहले एक लड़का एक वर्कशॉप में आया था। उस सबसे हम लोग पूछते रहते तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? उसने कहा हमारे मौसा जी से हमको अधिक पैसा कमाना है, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य। अब सामान्य रूप से देखने से ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, लक्ष्य तो सुविधा बना हुआ है, पैसा बना हुआ है। थोड़ा सा पीछे पलट के देखिए कि ये मौसा जी से अधिक सुविधा क्यों कमाना चाहता है। तो कह रहा है कि कोई एक शादी या फंक्शन हुआ होगा उसके मौसा जी के घर में, जिसमें इसके पिताजी को उन्होंने कुछ अपमानजनक कह दिया होगा, पैसे कम होने के कारण वो वैल्यू नहीं दिया होगा। जैसा बाकी सब लोगों को महत्व दिया जाता है घर वालों को, वैसा महत्व इनको नहीं दिया गया था। और ये बच्चा था तो इसने उस घटना को देखा, उस घटना का इसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा कि वे जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मौसा जी से अधिक पैसा कमा के दिखा दें। अच्छा, मैं लौट के पिछले 15 साल में देखता हूँ कि क्या घर की हालत रही। 15 साल तो हो गए होंगे उस घटना को। मौसा जी बेचारे कोरोना में ऊपर चले गए। जिंदगी के 14 साल, 13 साल, 12 साल आप उनसे आगे बढ़ने में लगा दिए। बढ़ भी गाएंगे तो भी तुलना की मानसिकता है तो 10 और आगे बढ़े हुए लोग दिखाई देंगे। बढ़ गए और तुलना की ही मानसिकता है, आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो मौसा जी आपके साथ किए थे। तुलना की प्रवृत्ति से जिएंगे तो ये होना ही होना है, होना ही होना है कि दूसरा हमको अपने साथ जीने लायक नहीं लगता है।
जब हमको दूसरा कम सुविधा वाला दिखाई देता है। इसी तरह से अधिक सुविधा वाले लोग हमको अपने साथ जीने लायक नहीं मानते, तो अधिक वाले हमको जीने लायक नहीं मानते, कम वालों को मैं जीने लायक नहीं। तो एक एरिया को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, दूसरे एरिया ने हमको नेग्लेक्ट कर दिया, हम दोनों ही साइड से कट जाते। ऊपर वाला हमको अपने लायक नहीं मानता, नीचे वाले को हम अपने लायक नहीं मानते। तो अब जिंदगी किसके साथ जिएंगे जी? अकेले में घुटन तो होनी ही है, फिर होनी ही है। और आप ही देखिए ना, आप जिसके साथ भी रहे वो सुबह शाम आपके साथ तुलना करता रहे, ठीक, और तुलना में हर जगह आपको पीछे छोड़ने में लगा रहे, आप उसके साथ रहते हुए आराम में रहते हैं कि तनाव में रहते हैं? तनाव में रहते हैं। उत्तर बहुत साफ है, रहना किस में चाहते हैं, आराम में कि तनाव? तो तुलना की मानसिकता से जीने से हर आदमी कंपटीटर हो जाता है। हमारी सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होती, हम कांस्टेंट। होमवर्क एकदम सिंपल कह रहा हूं कि अपने नजदीकी संबंधों में, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, जिन लोगों के साथ भी हम जी रहे हैं, कहीं हमने भी तो इस तरह के कंपैरिजन और कंपटीशन को एक दूसरे के साथ नहीं शुरू कर दिया है। अगर शुरू किया है, हम अपनी तरफ से उस कंपटीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसको सोचने की जरूरत है। इसी तरह से कहीं हमने भी सुविधा से सम्मान तो नहीं मान लिया है, और उसी सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में तो हम नहीं लगे हुए हैं, उसको भी देखने की, पहचानने की जरूरत है। और ये सारा होमवर्क अपने को केंद्र में रख के करने की जरूरत है प्राइमरली, ना कि दूसरे को। दूसरे ऐसा जी रहे हैं कि नहीं, ये हिसाब हम थोड़े समय बाद लगा लेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ दूसरों का हिसाब लगाना हो तो आप मेरा हिसाब लगाएंगे, मैं आपका हिसाब लगाऊंगा। आप मुझ में कमियां देखेंगे, मैं आप में कमियां देखूंगा। आप मेरे सुधार का प्रोग्राम बनाएंगे, मैं आपके सुधार का प्रोग्राम बनाऊंगा। सुधरना दो में से किसी को नहीं है जी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, ध्यान की वस्तु स्वयं को बनाने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव वहां से शुरू हो सकता है। चेंज का इनिशिएटर हम खुद हो सकते हैं, ना कि हम सिर्फ दूसरे से अपेक्षा रख सकते हैं। हम यहीं बैठे हुए अगर ये सोचेंगे कि ये बाकी 100 लोग हमारे साथ ठीक से जिएं, तब हम ठीक से जिएंगे, तो मेरे ठीक जीने का नंबर तो तभी आएगा जी जब आप बाकी 100 लोग समझदार और जिम्मेदार हो जाएंगे, नहीं तो मेरा नंबर ही कैसे आएगा जी। ये किंतु प्रैक्टिकली ये होता नहीं है लाइफ में। हर बार हम यहाँ से सुन के जाएंगे और कल से ही हम दोबारा से उसी सब चीजों में घुस जाते हैं जो ये आप कह रहे हैं। बढ़िया। तो इसलिए लौट करके क्या करें, जिस अभी के लिए हम 2 छोटी बात आपको कहेंगे। पहली तो ये कि यहाँ रहते हुए ही हमको ये देखने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ तुलना की मानसिकता और प्रवृत्ति में तो नहीं उलझे हुए हैं, और जहां जहां भी आज के दिन दिखाई दे रहा हो वहां रुक करके बस एक ही चीज देखने का कोशिश करें कि ये तुलना की प्रवृत्ति हमको सुख ज्यादा दे रही कि दुख ज्यादा दे रही, तकलीफ, तनाव और पीड़ा ज्यादा दे रही या जिंदगी में आराम ज्यादा दे रही। ये सवाल भर अपने से पूछा जाए। अभी हम उलझ गए हैं उसमें सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये लगा था कि इस तुलना में दूसरों से आगे बढ़ के हमको सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, उससे हम जिंदगी में सुखी हो जाएंगे। इसी उम्मीद में तो उसके पीछे इतना हाथ पैर मार रहे हैं जी, कि नहीं। अभी मैं कह रहा हूं कि रुक करके इस बात को देखा जाए कि वो सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में कितना सुख मिल रहा है और कितना ये जो लिस्ट में 5 चीजें लिखी हुई हैं ये दुख दे रहा है। ये हिसाब भर लगाया जाए। मैं तो छोड़ने भी नहीं कह रहा हूं अभी कि छोड़ दें, आप हिसाब लगाना तो शुरू करें कि सुख ज्यादा मिल रहा है कि दुख ज्यादा मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने हीरे के नाम पर
कांच, पत्थर और कंकर के टुकड़े इकट्ठा कर रखे हैं। आंख खोल करके एक बार देखा तो जाए कि बंद मुट्ठी से जिसको पकड़ करके रखे हुए हैं वो अंदर कुछ है भी कि खाली है। ये इसीलिए ये डिटेल को कहा है कि देखा जाए कि उस तुलना की मानसिकता के साथ जी करके हमको कितना सुख मिला, कितना सुख मिल रहा है। ये देखा जाए कि उसके कारण ये कंपटीशन और विरोध की प्रवृत्ति हमारी बढ़ी कि घटी। ये देखा जाए कि सुविधा की आवश्यकता को तय करने में वो सहयोग कर रहा है कि समस्या पैदा कर रहा है। ये देखा जाए कि दिन भर के बाकी जीने में वो हमको आराम से रहने दे रहा है कि तनावग्रस्त कर दे रहा है। ये देखा जाए कि दूसरे के लिए सम्मान और कृतज्ञता हमारे अंदर पैदा हो रही है कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष पैदा हो रहा है। ये देखा जाए कि वो हमको नॉर्मल और नेचुरल स्टेट में रहने दे रहा है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उलझा करके हमको किसी से भी जुड़ने नहीं दे रहा, बल्कि सबसे अलग थलग काट के अकेला छोड़ दे रहा है। क्या हो रहा है इस ऑब्जर्वेशन को तो किया जाए, कम से कम इस ऑब्जर्वेशन को तो करके देखा जाए। और अगर आपको ही दिखेगा कि आपकी जिंदगी इससे नर्क ज्यादा बन रही है, स्वर्ग कम बन रही है, तो आप निर्णय ले पाओगे कि इसको चलाए रखना है कि इसको बदल लेना है। आपको सामने गड्ढा दिखाई दे रहा हो और पूरा संसार भी आपको गड्ढे की तरफ धकेलना चाहे, आप उसमें सहयोग करोगे कि आप रेसिस्ट करोगे? क्या करेंगे? रेसिस्ट करेंगे, क्योंकि हमको गड्ढा दिखाई दे रहा है। वहां 10 लोग भी मिलके धक्का मारेंगे तो हम अपनी ताकत भर तो अधिकतम कोशिश यही करेंगे ना कि हम उसमें नहीं गिरे। अभी हमको बड़ा वहां पे हीरा मोती जवाहरात दिख रहा है, इसीलिए सुख पाने के लिए हम कूदे जा रहे हैं जी उसमें। हम तो इतना ही कह रहे कि एक बार आंख खोल करके देखा जाए कि कितना सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। जिस दिन आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि दुख वाला हिस्सा बहुत अधिक है, सुख नहीं के बराबर है, उस दिन पूरा संसार भी आपको धक्का मार के कहेगा कि इसमें उतर जाओ। आप कहेंगे नहीं नहीं, क्योंकि हमको दिखाई देता है जी कि ये हमारे लिए समस्या है। कैसे हाथ डालेगा आदमी उसमें? श्योर श्योर। आपके इस आखिरी सवाल के साथ हम ब्रेक कर लेंगे। और ठीक, जिसको आप कंकड़ पत्थर कह रहे हो जी, आते हैं, क्योंकि जज खरीद सकते हैं, हम वकील खरीद सकते हैं। जब कभी स्वास्थ्य इलाज मतलब जाना है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, तो इनका कंकड़ पत्थर ही काम आते हैं, क्योंकि वहां पर हम डॉक्टर को खरीद सकते हैं। और जब कभी अच्छे स्कूलों में पढ़ाने तो कंकड़ पत्थर ही काम आते हैं, है ना। इसके बिना आज जीना भी मुश्किल हो गया, इन कंकड़ पत्थर के बिना। ऐसे में क्या करेंगे आप? कंकड़ पत्थर को कैसे छोड़ देगा आदमी? क्योंकि इससे बाहर जा भी नहीं सकता। मुझे मालूम है जब ये तलाक के केस चलते हैं ना, जिस तरह की आज तक घटनाएं घट रही है, कितने परेशान होते हैं। और उसमें कितने, एक वकील एक बार के खड़े होने के 25-25 लाख रुपए लेता है। ये मालूम है, पता नहीं आपको नहीं मालूम। अभी कंकड़ पत्थर क्या होंगे, और वो खरीद लेता है न्याय को। ऐसे एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पहले कहते हैं 25 लाख रुपए रख दो यहाँ, और ऐसे शिक्षा वाले भी बोलते हैं कि भैया 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए रख दो पहले। अब क्या करें बताओ, कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए तो। बिल्कुल सही बात है भारत जी। तो चाहिए तो अपनी आवश्यकता को पहचानने के आधार पर इसको तय करेंगे या दूसरों से तुलना के आधार पर हम इसको तय करेंगे? पहला प्रश्न तो हम ये पूछ रहे हैं। आपके दूसरे भाग पर भी आऊंगा, मैं उसको भाग नहीं रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी पहला हिस्सा तो यही पूछ रहा हूँ कि ये शिक्षा में हमको जरूरत दिखाई देती, स्वास्थ्य में जरूरत दिखाई देती, न्याय के लिए जरूरत दिखाई देती, तो हम अपनी आवश्यकता को पहचानने के आधार पर इसको तय करेंगे या दूसरे से अधिक पैसा, सुविधा और संसाधन हमारे पास हो, इसको हम लक्ष्य बनाएंगे? पहला सवाल तो हम यही पूछ रहे हैं। और अगर दूसरों की तुलना में हमने उसको लक्ष्य बना लिया है तो दूसरा हमको सहयोगी दिखाई देगा कि विरोधी दिखाई देगा? सुविधा की अपनी आवश्यकता को हम तय भी कर पाएंगे क्या? इसलिए जो आवश्यकता से अधिक होने के नाम पर समृद्धि होना बनता है हम में, वो पॉसिबल भी रह जाता है क्या?
अपने अंदर तनाव की स्थिति बनती है कि नहीं तुलना में जाने से? अपने से अधिक वाले को देख करके अगर तुलना की मानसिकता है तो ईर्ष्या, जलन और द्वेष होता है कि नहीं होता है? और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम उलझते हैं कि नहीं उलझते हैं? नेचुरल नॉर्मल स्टेट में रहने के बदले सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के एबनॉर्मल स्टेट में हमारा उलझना होता है कि नहीं? इसको देखा जाए, देखा जाए। छोड़ना मुख्य मुद्दा नहीं है, देखना मुख्य मुद्दा है। छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आंख खोल के देखने भर के लिए कह रहा हूं। आपको दिखाई देगा कि इस तरफ आग लगी हुई है, आप जाएंगे खुद ही नहीं उधर जी, धक्का मारेगा पूरा संसार तब भी नहीं जाएंगे। दिखना जरूरी है कि कहाँ सुख है और कहाँ सुख नहीं है, कहाँ वास्तव में सुख है, कहाँ हमने सिर्फ सुख मान लिया है और दौड़ करके भी कुछ हासिल नहीं होता। एक भाग तो मैं ये कह रहा हूं तुलना के संदर्भ में। ये क्लियर है? विचार किया जाए, मैं तो इतना ही कहूंगा। ये जो पार्ट 2 है ना भारत जी, पैसे से हमको लगता है कि 25 लाख दे देते हैं तो डॉक्टर इलाज कर देता है, वकील न्याय दिला देता है, शिक्षा मिल जाती है। ये सबको थोड़ा बारीकी से देखेंगे ना तो ये दिखाई देता है कि 25 लाख देने के बाद भी डॉक्टर ठीक से इलाज करेगा कि नहीं, कहना मुश्किल हो गया। वही कह रहा हूं, तो जो आप ही कह दिए ना, अगर पता ही चल गया कि ये भ्रम बना हुआ है तो डॉक्टर को 25 लाख दें, ये ठीक है कि अपना भ्रम तोड़ लें, ये ठीक है। अगर ये पक्का ही हो गया कि भ्रम बना हुआ है हमारा, मिल कुछ नहीं रहा है, तो डॉक्टर को 25 लाख देने का इंतजाम करें कि अपना भ्रम तोड़ के सच्चाई देख लें, वो ज्यादा ठीक है। ऐसे ही जिसको आप कह रहे हैं ना वकील 25 लाख की फीस लेते हैं, ज्यादातर समय तो ये दिखाई देता है कि जितना बड़ा झूठ और पाप आप करके आए हैं ना, अपराध करके आए हैं, वो बचाने की फीस उतनी ज्यादा है। ये कोई न्याय दिलाने की फीस नहीं है, ये सारी मनमानी, गलती और अपराध का डिग्री क्या है आपका, उसके हिसाब से फीस तय होता है कि कितना लगेगा आपका। जी नहीं, आप तो जी आराम से माइक लीजिए ना, आराम से बताइए। वही आप देखिए, उसकी डिटेलिंग में तो हम भी कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस देखते ही रहते जी, हम कोई दूसरी दुनिया के आदमी थोड़ी है। हमने भी 2-3 साल कोर्ट कचहरी के काफी चक्कर लगाए हैं कानपुर में, कभी आराम से सुनाऊंगा उसको। हमने तो किसी और के लिए चक्कर लगाया है, इसलिए हमको सारी डिटेलिंग ठीक से पता है कि कैसे चलता है सिस्टम। तो ये जो अभी आज की स्थिति देखेंगे ना, 25 लाख देने के बाद भी आपको न्याय नहीं मिलेगा इस सिस्टम में, अगर आपका सामने वाला 30 लाख देने को तैयार हो तो नहीं मिलेगा। अगर पैसे के आधार पर ही चीजें तय हो रही हैं तो न्याय अन्याय और सही गलत तो पहले ही दफन हो गया जी, वो तो कब्र में पहले ही चला गया, बचा कहां, बचा कहां। फिर तो इतनी ही बात है कि जो अधिक पैसा देगा, जो आपकी भाषा में कहें जो जज को खरीद सकता, जो वकील को खरीद सकता, उसका निर्णय होगा। ये न्याय तंत्र बच भी गया है क्या? कौन सा पैसा न्याय दिलाएगा जी इसमें? उसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के भी देखेंगे ना, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है कानपुर में, काफी प्रसिद्ध किस्सा रहा उसका, किसी मरे हुए आदमी को 3 दिन तक वो आईसीयू में भर करके रखे। खूब पेपरबाजी हुई, धरना हुआ, कुछ दिन तक हॉस्पिटल बंद रहा, वो निकाल के वो कर देते जी। आए दिन किस्से दिखाई देते हैं। पर मैं मना नहीं कर रहा हूं पैसा कमाने से, मैं कह रहा हूं खूब पैसा कमाए जाएं, 2 काम उसके साथ किया जाए। एक, संसाधनों का सदुपयोग हमको स्वीकार होता है कि दुरुपयोग स्वीकार होता है, वो देखा जाए। दूसरा, सुविधा के साथ साथ संबंध में भाव और व्यवहार को ठीक करने के लिए भी कुछ समय और प्रयास लगाएंगे कि नहीं। तीसरा, अगर समाज की इन कुव्यवस्थाओं से हम उलझ रहे हैं, चाहे शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे न्याय की,
तो ये भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि पैसा हमको बेहतर शिक्षा दिला देगी। आप ही पूरे संसार में घूम घूम के जो है लेक्चर दिया करते हैं इस बात पर कि आज की शिक्षा क्या कर रही है, आदमी को कुछ नौकरी दिलवा रही है, कुछ शैतान बना रही है। ऐसा आपका रोज मैं सुनता रहता हूँ कि ये शिक्षा आदमी को शैतान बनाने का काम कर रही है। न तो मानव के रूप में व्यवस्थित जीना सिखाती है, न परिवार में, समाज में, प्रकृति में व्यवस्थित होकर जीना सिखाती है। तो कर क्या रहे हैं जी हम शिक्षा के नाम पर? और मैं तो अगर सॉल्यूशन में ना, तो मुझे लगता है कि कम से कम क्लास 10 तक की शिक्षा तो बहुत सहजता से कोई एक परिवार मन बना लेना तो पूरे मोहल्ले के लिए दे सकता है। इतना भी क्या है उसमें करने को जी। आजकल हर घर की बेटियां और हर घर की बहू भी इस लायक हो गई हैं कि वो 10th तक बच्चे को पढ़ा सकती हैं जी। यहाँ बैठे हुए लोगों में कोई नहीं होगा ऐसा जो 10th और 12th पास नहीं हो। आज के युवा पीढ़ी में कोई है क्या? ढूंढना मुश्किल है जी। हम इतना तामझाम खड़ा करके चीजों को उलझा दिए हैं कि जो बहुत नेचुरली और नॉर्मली हो सकता है ना, उसको हमने एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में फंसा दिया। नहीं तो एक आदमी पढ़ाना चाहे तो कम से कम 25, 30, 40 बच्चों को तो पढ़ा ही लेगा ना जी। कल परसों ही दीदी से बात हो रही थी, 70, 80, 90 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं जी। 40 तो पढ़ा सकते हैं हम कम से कम, छोड़िए 40, 20 ही तो पढ़ा लें, इतना तो सोच सकते। देखिए आप पुराने आदमी अगर 10th तक नहीं पढ़ा सकते, 4-5 तक ही पढ़ा लें। नई पीढ़ी की जो दीदियां हैं, नई पीढ़ी के जो भाई बहन हैं, वही पढ़ के आए हैं जी जो आज पढ़ाए जा रहे हैं। ये कोई 2, 4, 5 साल, 7 साल में बहुत बदल नहीं गया है समाज। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, बहुत संभावना है कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को उतनी फीस देख के भेज रहे हैं ना, ठीक है, वहां 3000 और 5000 वाली कोई लड़की पढ़ा रही होगी जो खुद भी 12th बड़ी मुश्किल से पास करी होगी। ये बाहर से जब सिस्टम को देखते हैं ना तो बड़ा साफ सुथरा दिखाई देता जी। मैं तो कानपुर के प्राइवेट स्कूल का हालत जानता हूँ। 5000 और 7000 की सैलरी अगर दे देना किसी को पढ़ाने के लिए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। नया फ्रेशर जो जाता है पढ़ाने के लिए उसको जी, बीएड करके 5000, 7000 की सैलरी दे रहे हैं जी कानपुर में फ्रेशर को। तो मुझे दिल्ली का नहीं पता इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो 12-15 हजार होगा। तो क्या होता है कि जब हम बाहर से देखते हैं ना किसी सिस्टम को, बंद 4 दीवारी में गेट लग जाता है और गार्ड हमको घुसने भी नहीं देता है, हमको लगता है अंदर बच्चा बड़ा हमारा जो है पुष्पित पल्लवित हो रहा है और फल फूल रहा है और अभी बाहर निकलेगा तो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न और स्मार्ट बन के निकलेगा। अजी कुछ नहीं है, इतना ही है कि आंख पे पट्टी बांध दी है और अंदर देखने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ इतना भी खास नहीं चल रहा है जी अंदर। पीछे माइक दे दीजिए प्लीज। मैं जी। दूसरा क्या है, अगर दूसरा कोई इंटरफेयर करता है तो एक तरह से अनपरसीव्ड थ्रेट आ जाता है उसको कि पता नहीं मेरे से क्या खतरा हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। इससे बाहर कैसे निकला जाए? मान लीजिए मैं कुछ चाह रहा हूँ, मैं सोचूंगा मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, दूसरे को मैं इन्फीरियर समझूंगा, या दूसरा थोड़ा सा मुझसे नॉलेज में नीचे है वो अपने को इन्फीरियर समझेगा और समझेगा मुझे थ्रेट है इससे, तो अपने लिए भी अपना तनाव क्रिएट करेगा और मेरे लिए भी करेगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कल हम लोग जब सम्मान को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, और अगर हम आपसे अधिक समझदार और जिम्मेदार हैं या आप हमसे अधिक समझदार और जिम्मेदार हैं तो हमारे साथ साथ व्यवस्थित होकर के जीने का क्या डिजाइन होगा, उस पर हम कल आराम से बात करेंगे। कल अपने को यही काम करना ही है, फर्स्ट हाफ में ही मैं उसको पूरा कर दूंगा जी। नहीं एकदम, अगर मैं मिस कर गया तो जरूर रिमाइंड कराइएगा। 99% चांस है कि मैं खुद कर दूंगा। दीदी कह रही थी, हाँ दीदी माइक से कह लीजिए, मैंने सुन तो लिया है आपको, लेकिन माइक से कह लीजिए, सबको सुनाई दे देगा। मैं तो ये कह रही थी कि आपने अभी इतने सारे नेगेटिव थॉट्स डाल दिए एजुकेशन के लिए
कि एजुकेशन तो एकदम मतलब बच्चों को भेजे ही ना पढ़ाने आपके हिसाब से? अभी आपने इतने सारे नेगेटिव थॉट्स दिए। मैं सिंपल 3 बात कह रहा हूँ दीदी। मैं ये नहीं, फिर तो हम तो यहाँ भी नहीं आते कि यहाँ भी पता नहीं क्या, मतलब आप समझे कि आप हर समय नेगेटिव थॉट्स तो नहीं ना, पॉजिटिविटी लेकर के जाएंगे ना। एजुकेशन अगर इतनी ही खराब होती तो देश में इतने बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं तो हर घर में पढ़े लिखे हैं, परंतु फिर भी भेजना जरूरी है। ये बात तो आप ही मानते हैं ना? आप कहिए दीदी, सुन रहा हूँ। अगर सर्टिफिकेट ना मिले तो धंधा है, परंतु कुछ तो मिलता होगा जब तो सब भेजते हैं। फिर मेरा बच्चा क्यों जाकर वहाँ 93% लाने के बाद भी वो कहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? ये 11th क्लास का बच्चा बोल रहा है। वो 11th का क्योंकि बच्चा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसमें हमारी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है, वही तो ये सिखा रहे हैं। मैं उत्तर दे देता हूँ। वो तो क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी तो कितनी सुविधा आ चुकी है ना पढ़ने के लिए। अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ दीदी। हाँ। आपका बात आ गया है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। क्या बताऊं? हाँ, स्कूल जाना तो अच्छा लगता है पर स्कूल वेस्टिंग ऑफ टाइम है। वेट अ मिनट। क्योंकि जो बिलियनियर्स और अमीर लोग हैं वो कहते हैं पॉडकास्ट में और इंटरव्यू में, कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप स्कूल मत जाइए। बढ़िया, मैं लौट आता हूँ। आपने सारे प्रश्न पूछ लिए, तब मेरा निवेदन है कि 5 मिनट हमको उत्तर देने के लिए भी तो दे दिया जाए। अगर उसको नहीं करेंगे तो हम कैसे बात को रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्कूल नहीं भेजे जाएं। रही बात स्कूल की समीक्षा और क्रिटिसिज्म का, 2013-14 में इस सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट निकाला है। गूगल सर्च करिएगा, बड़ा भारी न्यूज उसका दिखाई देगा फ्रंट पेज पे, जिसमें एजुकेशन ये लिखा हुआ है कि हमारी लिटरेसी बढ़ गई 1947 से लेके 2013-14 तक। ठीक, उसके जो 13-14% से लेके कुछ 73-4% तक हो गई लगभग। ठीक, लेकिन उसके बाद वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदमी में मानवीय मूल्यों का ह्रास हो गया है। वही सुप्रीम कोर्ट इस मैंने लिख रहा हूं, वही गूगल सर्च करिएगा मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पिछले पीपीटी में पड़ा हुआ है, मैं निकाल के दे दूंगा। अभी मैंने हटा दिया है उसको सिर्फ इसलिए कि शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं हम ज्यादा। वही सुप्रीम कोर्ट लिख करके दे रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया है और हमको इसको रीडिजाइन करने की जरूरत है। तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस बात का उत्तर दे रहा हूं कि अगर लाखों के फीस वाले स्कूल खुल गए हैं और उसमें हम अपने बच्चे को पढ़ा पाने की स्थिति में नहीं हैं, तो अल्टरनेटिव बेहतर मॉडल भी कुछ हो सकते हैं कि नहीं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्कूल ना भेजें, कॉलेज ना भेजें, ना पढ़ाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मूल मुद्दा बच्चे का ठीक समझना और ठीक जीना है, ना कि 5 लाख रुपया वाले स्कूल में भेजना है। क्योंकि अगर 5 लाख रुपया वाले स्कूल में भेजने को आपने मुख्य मुद्दा बना लिया है, कभी लौट करके उन प्रतिष्ठित स्कूलों में भी जाके देखना चाहिए। और इसको मैं क्रिटिसिज्म की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैंने पहले ही दिन इस पर बात की थी कि समस्या की बात के साथ हम समस्या को विश्लेषित करने के लिए बात नहीं कर रहे, उसका समाधान क्या हो सकता है उसको सोचने के लिए इस पूरी चर्चा को कर रहे। 7वीं 8वीं के बच्चे में कानपुर में जब पार्टियां होती ना, स्कूल के बाद कम से कम एक बोतल जो है ना, एक बैग पूरा भर करके यानी 30-40 बोतल शराब की निकलती हैं जी। हम तो कानपुर का बता रहे हैं आपको। मैं बता दूं,
बताऊंगी। एग्जैक्टली और दिल्ली की है शालीमार बाग के एरिया में ही बता देंगे आपको, स्कूल के नाम गिनवा देंगे। नहीं उसको दीदी 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 उसकी जरूरत नहीं है। दीदी दीदी मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देखिए मैं तो आपके कमेंट को बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि हमारा कानपुर दिल्ली से भी कई गुना फॉरवर्ड है जी। ठीक है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन यार, इसमें बुरी बात क्या है। हमारा कानपुर आपकी दिल्ली से 10 गुना फॉरवर्ड है जी, कम से कम इस बात को एप्रिसिएट तो करिए आप हमारे लिए। बिल्कुल दीदी। तो हमारा इसमें जो अगला निवेदन होगा ना, वो निवेदन इस बात का भी है दीदी कि किसी भी इस पूरे वर्कशॉप को देखेंगे ना, ये 8 दिन का वर्कशॉप पूरा एक स्टेटमेंट है जिसमें पीछे से आगे की एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो हमारा तो दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन इतना ही होगा कि अगर पीछे से कंटिन्यूटी में इसको सुनेंगे ना, तभी इस पूरी चर्चा का एक कॉन्टेक्स्ट और कंसेप्ट पकड़ में आएगा। अगर बीच में से किसी एक जगह से उसको पकड़ के बात करना शुरू करेंगे ना, तो कई बार दीदी बहुत मुश्किल हो जाता है उससे जुड़ पाना। वो ऐसे ही है कि 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की क्लासेस में आप किसी एक सेशन में किसी एक जगह से इंटरवीन करने का काम करेंगे, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं होने से वो कठिनाई होती है कई बार। तो हम यहाँ किसी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, हम तो ये बात कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चे को 5 लाख के स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते, तो वैसी ही शिक्षा देने का कोई अल्टरनेटिव मॉडल विकसित करें कि नहीं करें? करें ना। हम उसी का उपाय कह रहे हैं कि वैसी शिक्षा हमारे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन के अपने ही घर के बेटे बहू, अपने ही घर की बेटियां, अपने ही घर की माताएं उसको दे सकते कि नहीं दे सकते? चलिए क्लास 10 तक भी देना कठिन लग रहा हो, क्लास 5 तक भी दे सकते कि नहीं दे सकते? क्लास 3 तक भी दे सकते कि नहीं दे सकते? क्लास 2 तक भी दे सकते कि नहीं दे सकते? आज के दिन आप जब दिल्ली की बात ही कह रहे हैं ना, दिल्ली के कई एरिया को मैं भी अच्छे से जानता हूं जहां नर्सरी में एडमिशन देने के लिए लाखों की घूस ली जा रही जी। हमारे अपने ही दोस्त दे रहे, हमारे अपने ही दोस्त फोन करते हैं कि किसी DIOS को बात कर दो यार कि एडमिशन हो जाए। मैं भी दिल्ली से इतना अनजान और अछूता नहीं हूं जी। तो मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास 5 लाख रुपये नहीं हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडमिशन करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा हो कहीं से, निराश होने की जरूरत नहीं है। उसी क्वालिटी की शिक्षा देने के अल्टरनेटिव मॉडल्स भी हो सकते हैं जिसमें हम अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ दीदी, मैं स्कूल नहीं छुड़वा रहा, कॉलेज नहीं छुड़वा रहा। भारत जी को ये चिंता हो रही है कि 25 लाख की फीस देके कैसे पढ़ाएं बच्चे को, उनके पास 25 लाख है नहीं। तो मैं उसी का उपाय बता रहा हूँ कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की फीस अगर नहीं भी भर सकते हैं, तो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है कि नहीं, जहां हम आप मिल करके एक लेवल तक बच्चे को पढ़ाने का काम कर सके। उस पॉसिबिलिटी को हम सोच सकते कि नहीं सोच सकते? तो हम शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो जिनको 5 लाख के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है ना, उनको भी शिक्षा कैसे मिल सके इसके उपाय पर बात कर रहे हैं दीदी। और शिक्षा में भी हम तो सिर्फ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाया जाए इसकी बात नहीं कर रहे। उसका चरित्र ठीक हो जाए, उसका आचरण ठीक हो जाए, उसका व्यवहार ठीक हो जाए, उसका विचार ठीक हो जाए, उसका भाव ठीक हो जाए, वो परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ व्यवस्थित होकर के जी सके। हम तो उस शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इसकी जरूरत लगती कि नहीं लगती? मैं चाहूँगा, शिक्षा मेरा पसंदीदा विषय है, इसलिए तो मुझे लग रहा था कि जब किसी दिन इस पे बात चलेगी तो मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन आज बड़ी जोरदारी से ये विषय आ गया है धरातल पर। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में जिस तरह का स्कूल हम यहाँ पर अभी खोल के बैठे हैं आपके माध्यम से, आप हमारे गुरु हैं, हम जो सीख रहे हैं वही सच्ची स्कूलिंग है। बच्चों को
ये सबसे पहले सिखाना चाहिए। बाकी जो गणित विज्ञान अंग्रेजी है वो तो विषय है, वो तो स्किल है, वो तो आ ही जाएगी। और ये कहीं नहीं हो रहा। ऐसी स्कूलिंग ना बड़ों की कहीं हो रही है ना बच्चों की कहीं हो रही है। हमारी तो बेशक बाद में हो या ना भी हो, लेकिन बच्चों की होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हमारी स्कूलिंग नहीं हुई, आज हमें इस उम्र में आकर के ये चीजें समझनी पड़ रही हैं। ये भी लग रहा है कि अगर ये चीजें हमने 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले समझी होती तो हमारा जीवन कितना सुखद और सुंदर होता। हर आदमी ये महसूस कर रहा होगा कि यार आज हम इसमें क्लियर हो गए, आज इसमें क्लियर हो गए। भाई 30 साल पहले कोई क्लियर करने वाला होता, कोई ऐसा सिस्टम होता। तो मैं आपसे और जीवन विद्या के और जो महान पुरोधा लोग हैं, उसमें सुनील अग्रवाल जी भी हैं, भारत जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा सिस्टम जो जीवन विद्या के लोग हैं, क्या ऐसा कुछ सोच पाए हैं कहीं बनाने का, करने का? उसमें जो मेरा सेवा सहयोग हो, मैं शूद्र बन के काम करूंगा उसमें, तो मैं अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूं और मैं अपने बच्चे का एडमिशन उसमें करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को उसमें पढ़वाना चाहता हूं। तो मैं एक प्रस्ताव के रूप में ये कह रहा हूं कि जिस दिन इस विषय को हम दोबारा छेड़ेंगे, उस दिन हम अलग से भी आप एक कोशिश करिएगा कि क्या जिनके मन में भी ऐसा प्रस्ताव है वो दिल्ली में कोई एक ऐसी कोशिश करेंगे क्या, या कर सकते हैं क्या? मैंने 2 स्कूल गरीब बच्चों के लिए एक जमाने में चलाए हैं। वो प्रॉपर्टी के विवाद में फंस करके वो हमसे ले लिए गए और बड़े प्रयोगात्मक स्कूल थे। उसमें सुनील अग्रवाल जी को कुछ मालूम भी है, मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन से राजीव दीक्षित के साथ से आता हूँ, तो वो हमने प्रयोग किया भी है, इसलिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है। तो मैं उन लोगों के साथ मिलकर के ये प्रयास दिल्ली में दोबारा शुरू करना चाहूंगा। दिल्ली में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अभी फिलहाल दिल्ली छोड़ना मेरा संभव नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों का संभव नहीं होगा, लोग फंसे हुए हैं। तो हम अपने दिल्ली में ही कोई ऐसा प्रयास आपके माध्यम से, आपके गाइडेंस में ऐसा शुरू कर सकें, ऐसे लोग हमें एक साथ मिल सकें कि भाई हम भी शुरू करेंगे ऐसा। मैं वो प्रस्ताव आज पहले से करना चाहता हूं। तो जिस दिन ये विषय आएगा उस दिन मैं दोबारा इस निवेदन को रखूंगा आपके माध्यम से। बस, धन्यवाद। एक मिनट ब्रेक करने के पहले हम एक सिंपल बात कर लें। देखिए, शिक्षा के टॉपिक पर तो जब शिक्षा की बात आएगी तब हम करेंगे। अभी लौट करके ये बात देखा जाए कि आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और तुलना की मानसिकता और प्रवृत्ति में उलझने से हमारा विकास हो रहा कि ह्रास हो रहा, हम आराम में हैं कि परेशान हैं। और पलट के ये देखा जाए कि ये तुलना की प्रवृत्ति हमको कितना सुख दे रही है, कितना दुख दे रही है, ये हिसाब लगाना तो शुरू किया जाए। और अगर इसमें दिखाई देगा कि इस विधि से जीने में समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, उपाय कम निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिव्यू कर पाएंगे, अपने जीने के डिजाइन को रिव्यू कर पाएंगे। बढ़िया सोचा जाए इसको। लौट करके हम आएंगे तो इसकी कुछ और डिटेलिंग करनी है और सेल्फ की एक्टिविटी पर थोड़ी बात करनी है ब्रेक के पहले, जो हम करना चाहेंगे।